यस। सो चलो आज से हम अकाउंट्स स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली सिलेबस। ओके, सो कल जो मैंने बताया वो सब याद होगा आपको। ओके, 1 मिनट भी हमें वेस्ट नहीं करना है। ओके, सो आज क्या है? अरे वाह, गणेश जयंती है आज। ओके, तो जो हम स्टार्ट करेंगे, ओके, किसी को अथर्व शीर्ष तो बहुत बड़ा है, पता होगा, बट गणपति स्तोत्र जो छोटा है वो आता है किसी को? एक दो। ओके, तो बाकी के स्टूडेंट्स एक काम करो, क्या करोगे? हाथ जोड़ून डोळे मिटून कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। ओके, लाइक अ मेडिटेशन। आपको नहीं आ रहा है ना वो स्तोत्र, 4 लाइन का ही है। ओके मैम, क्या कर रहे हैं मैम? 4 लाइन का ही स्तोत्र है। ओके, 1-2 मिनट लगने वाले हैं। सो मेडिटेशन करो फिर आप। मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस यूएस वालों ने बताया है अभी। ओके, यहाँ से पहले यूएस जाने पड़ते हैं ना चीज़ें, फिर उन्होंने बताया योगा इज़ गुड, मेडिटेशन इज़ कूल, कि फिर वो उसका इम्पोर्टेंस हमें समझता है। सो आप मेडिटेट करो फिर, जिनको नहीं आ रहा है वो। ओके, मुझे आंखें बंद नहीं कर सकती मैं, आप करो। सो नम्रता को आता है संपदा। यस, चलो। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृण्डाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि निस्सन्देहः पठेत् नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिं करं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रां, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपे गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टोभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनं गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। आपको मीनिंग थोड़ा बहुत समझा होगा ना? विद्यार्थी लभते विद्या। ओके, एंड भयम का भी एक था उसमें रेफरेंस, सो दैट इज स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस समझना है। ओके, सो स्ट्रेस, डिप्रेशन, डर लगना, ये सब जा सकता है। आपको थोड़ा सा भी 1% भी रिलैक्स लगा ना? ओके, सो आज गणेश जयंती है इसलिए हमने इससे स्टार्ट किया। ओके, सो आज से ही और 2 श्लोक हम बोलने वाले हैं हर रोज। ओके, हर रोज ये नहीं होगा, गणपति स्तोत्र हर रोज नहीं है। हर रोज हम बोलने वाले हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, आता होगा सबको, वो है। एंड सेकेंड, महामृत्युंजय मंत्र आता है किसी को? हाथ ऊपर करो, किसको आता है महामृत्युंजय मंत्र? ओम त्र्यंबकम यजामहे। कितने स्टूडेंट्स को आता है वो? ओके, तो वो 2 लाइन का है। हाँ, और गुरुर ब्रह्मा कितने? हाँ, 2-4 लाइन। सो इतना ही हर रोज करना है। ओके, इतना आपने किया तो भी बहुत हुआ। ओके, ये सो गुरुर ब्रह्मा स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
30 सेकेंड्स लगे होंगे शायद, 15 to 20 सेकेंड्स। ओके, सो अभी हमारा ग्रुप है क्या, व्हाट्सएप ग्रुप स्टूडेंट्स का? कौन सा ग्रुप है, क्या नाम से है? आया क्या कुछ उस ग्रुप पे फोटो? हाँ, रीड करो उसको मन में ही। एंड देन एक्सप्लेन इट टू मी, अभी क्या किया हमने। बुलेट पॉइंट्स रीड करो सिर्फ। हो गया, समझ में आ गया या एक्सप्लेन करना है? समझ में आ गया ना सबको? तो यही सक्सेस मंत्रा चाहिए था क्या आपको? यही सारे प्रॉब्लम्स है ना आपके लाइफ में, जो बुलेट पॉइंट्स आपने पढ़े अभी, वही सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, करेक्ट? सो ये उसके लिए यही मंत्रा है। ओके, एंड ये एटलीस्ट वंस इन अ डे, अगर बहुत बार बोल सके आप तो बहुत ही अच्छा। ओके, 108 टाइम्स वगैरह डेली, बट नॉट पॉसिबल तो एटलीस्ट वंस इन अ डे, तो आपको डिफरेंस समझेगा। ओके, कंफर्म डिफरेंस समझेगा आपको, क्योंकि एक बार वो कॉन्फिडेंस आ गया तो आप बाद में मतलब स्टडी वगैरह तो हो जाएगा। कंसेप्ट वगैरह डिफिकल्ट है ही नहीं सीए कोर्स में। सिर्फ डिफिकल्ट क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। एंड अगर ओवर हुआ है वही, ओके, कोई लोग एवरेस्ट पे गए हैं तो उनको नीचे लाना डिफिकल्ट होता है। ओके, ओवर एंड अंडर। सो अभी ये हम हर रोज करने वाले हैं, ठीक है? उसका इम्पोर्टेंस भी मैंने समझा, नहीं तो लगेगा मैम का क्या चल रहा है। अभी हम वेबसाइट पे आते हैं। आपको यहाँ तो पता है BOS नॉलेज पोर्टल पे हम आ गए हैं। यहाँ से स्टडी मटेरियल के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा मुझे? ये स्टडी मटेरियल न्यू, करेक्ट? उसमें इंटरमीडिएट में, इंग्लिश मीडियम में, एडवांस अकाउंटिंग में 3 मॉड्यूल्स है। ओके, सो पहले जस्ट चैप्टर्स देखते हैं क्या है। पहले मॉड्यूल में 4 चैप्टर्स है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो आपको ये पता होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रूल्स टू बी फॉलोड while doing the accounting. ओके, जब आप गाड़ी चलाते हो तो ट्रैफिक सिग्नल्स के रूल्स फॉलो करते हो ना? ओके, आइडियली करते हो, आइडियली करने चाहिए। तो वैसे ही अकाउंटिंग करते वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो रूल्स है दैट यू शुड फॉलो। तो उसका इंट्रोडक्शन दिया है। सो व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसमें दिया है। ओके, किसने लाए ये स्टैंडर्ड्स? हमारे ICAI ने लाए हैं। ओके, ICAI ने ये स्टैंडर्ड्स ड्राफ्ट किए हुए हैं। ओके,
कहाँ से पेस्ट किए हैं? पेस्ट स्पेशल, कॉपी पेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट स्पेशल पता होगा ना आपको। कॉपी पेस्ट पता होता है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट। एंड कॉपी पेस्ट स्पेशल भी होता है, नहीं पता? हाँ, इसलिए तो ICITSS का कोर्स रखा है। ओके, पेस्ट स्पेशल मतलब पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसमें से थोड़ा सा ही कंटेंट पेस्ट करना है, दैट इज पेस्ट स्पेशल। ओके, ये कहाँ पर करते हो आप? वर्ड फाइल, एक्सेल्स में वगैरह। सो पूरा का पूरा कॉपी नहीं है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेस है IFRS एंड उसको क्या किया है? देसी, देन वो बन जाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड AS फाइनल में है। सेकेंड चैप्टर इज फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसे सेम नाम का चैप्टर था फाउंडेशन अकाउंट्स में भी। ओके, आपको याद अगर नहीं है तो याद आएगा ही नहीं, क्योंकि वो हमने ऑप्शन में रखा था, फर्स्ट वाला ही चैप्टर। ओके, सो उसमें क्या है? टर्म्स थे सारे, व्हाट इज एसेट्स, व्हाट इज लायबिलिटीज, व्हाट इज इनकम, व्हाट इज एक्सपेंस। ओके, सो जैसे आपको क्रिकेट खेलना है एंड आपको क्रिकेट के टर्म्स ही नहीं पता है कि 4 मतलब क्या, 6 मतलब क्या, ये पता नहीं है, तो आप डायरेक्टली खेल सकते हो क्या? नहीं। तो वैसे ही अकाउंट्स में खेलना है तो पहले अकाउंट्स के टर्म्स पता होने चाहिए, तो वो सेकेंड चैप्टर में दिए हैं। थर्ड में दिया है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो सोल प्रोप्राइटरशिप आपको पता है क्या होता है, पार्टनरशिप भी सबको पता है, LLP पता है एंड कंपनी भी पता है। सो ये 4 लोग एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी, ये सारे उनको अकाउंटिंग करना पड़ता है। इवन इफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, क्या है उनका ऑब्जेक्टिव? हाँ, चैरिटी, टू प्रोवाइड सर्विसेज, बट उनको अकाउंटिंग करना पड़ता है क्या? यस। तो उनको अकाउंटिंग के रूल्स, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे क्या? यस। सो इन सबको एप्लीकेबल कैसे होगा? ओके, AS 1 से लेके AS 29 तक है आपको सिलेबस में, बट उसमें 2 स्टैंडर्ड्स नहीं है, मतलब AS 6 एंड AS 8 दे आर डिलीटेड। उसमें जो कंटेंट था AS 6 में, जो कंटेंट था वो AS 10 में डाल दिया है। सो इसलिए मैंने कल आपको एग्जांपल दिया, AS 10 खत्म ही नहीं होता, क्योंकि AS 6 का भी कंटेंट किस में आया? AS 10 में। एंड AS 8 को डिलीट करके AS 26 में डाला गया है। सो टोटल 29 स्टैंडर्ड्स नंबर में दिखते वक्त दिखेगा AS 1 to AS 29, बट एक्चुअली कितने स्टैंडर्ड्स होंगे? 27। हाँ, करेक्ट। तो आपको 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखने हैं। सो कौन सा किसको एप्लीकेबल है वो कौन से चैप्टर से समझेगा? चैप्टर 3, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन फोर्थ चैप्टर इज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने अभी बताए कितने हैं? 27। तो उनको क्लासीफाई किया है। कैसे क्लासीफाई किया है? देखो, फोर्थ चैप्टर में वो बोल रहे हैं कौन से वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिलेटेड। प्रेजेंटेशन किस में करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो अभी 11-12 तक ठीक था, फाउंडेशन तक भी ठीक था, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे, बट वो अकाउंट है ही नहीं, वो स्टेटमेंट है एक्चुअली। सो कंपनी अकाउंट्स में हम क्या बोलते हैं उसको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंड दूसरा होता है बैलेंस शीट, एंड और एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर कंपनीज। सो उसमें अगर आपने कुछ रिकॉर्ड किया तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। हाँ, एंड नोट्स टू अकाउंट्स में आपने कुछ इंफॉर्मेशन दी तो वो होता है डिस्क्लोजर्स। हाँ, हे तुमचा तर याच्यावरती कनेक्टेड आहे. हो, हे देऊ का? ते ना, ते फक्त बाहेर काढ, ही बाहेर काढ. ते बंद कर. हां, मी एकदा बघतो ना की त्याचा हो. काय प्रॉब्लेम आहे. सो प्रेजेंटेशन का जब कोई बोलेगा कि PP इज प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट, प्रेजेंटेड अगर वर्ड किसी ने यूज़ किया तो एज अ ऑडिटर आपको समझना चाहिए कि वो आइदर स्टेटमेंट ऑफ P&L में है या बैलेंस शीट में है या कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एंड कोई बोल रहा है कि मैंने डिस्क्लोजर्स दिए हैं
ओके आपके अंडर स्टाफ रहेगा ना, आप फाइनेंस हेड होंगे, सीए हो तो करेक्ट। तो आपके स्टाफ ने बताया मेरे सारे डिस्क्लोजर्स की लिस्ट कंप्लीट हुई है सर मैम, इसका मतलब नोट्स टू अकाउंट्स वहाँ पर डिस्क्लोजर्स होते हैं। सो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं देखो, AS1 AS3 भी उधर है, मतलब AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट इधर भी है एंड उधर भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। AS1 का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर AS3 का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, AS20 अर्निंग्स पर शेयर, AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऐसे एक बार पढ़ के लर्न होगा क्या? नहीं, पूरा अंदर का मैटर 2-3 दिन एक स्टैंडर्ड चलेगा, फिर नंबर याद हो जाएगा। सो अभी नंबर नहीं याद रखना है, आज तो सिर्फ इंट्रो चल रही है ना हमारी, करेक्ट। सो 1 2 3 4 5 6 7 स्टैंडर्ड्स है ऑन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये कौन सा चैप्टर था? 4। सो चैप्टर 4 मतलब मॉड्यूल 1 हो गया हमारा, देख के इंट्रो में हुआ। देन 5 6 7 8 9 10 ये मॉड्यूल 2 में है। चैप्टर 5 क्या है ना, कौन से? एसेट्स बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, सो ये इसमें कौन से स्टैंडर्ड है देखो, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS10 का पुराना नाम किसको पता है? फिक्स एसेट्स। ओके, फिक्स एसेट्स सुना होगा ना आपने, अभी उसका नाम चेंज हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PP। ओके, सो AS2 AS10, AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, AS16 बोरोइंग कॉस्ट, AS19 लीजेस, AS26 इंटेंजिबल एसेट्स, AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके ऊपर है? एसेट्स बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना। ये कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 है ये भी। ये कौन सा चैप्टर हुआ? 5। चैप्टर 6 एसेट हो गया अभी, लायबिलिटीज बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 ही है, AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड AS29 लास्ट वाला। रिवाइज्ड मतलब इसमें भी अमेंडमेंट्स आते हैं, सिर्फ आपके लॉ एंड टैक्स में नहीं आते हैं, अकाउंट्स में भी अमेंडमेंट्स आते हैं। सो अमेंडेड है ये AS29, रिवाइज्ड है, इसका नाम है प्रोविजंस। तो सुना होगा आपने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, वैसे ही कॉन्टिंजेंट एसेट्स भी होते हैं। ओके, सो प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स। ओके, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी सुना है क्या आपने? सो अगर एक बंदे के लिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है मतलब पेएबल है, तो दूसरे बंदे के लिए वो क्या होगा? कॉन्टिंजेंट एसेट। मतलब जो लायबिलिटी है कॉन्टिंजेंट, वही कॉन्टिंजेंट एसेट है बट अपोजिट पार्टी के लिए। ओके, सो ये कौन से हुए? लायबिलिटीज बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चैप्टर नंबर क्या था? 6। सो अभी 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन आइटम्स इम्पैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन से इम्पैक्ट करते हैं देखो। AS4 है कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। उसके बाद AS5 है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। Then next AS11 the effects of changes in foreign exchange rates, AS22 accounting for taxes on income। तो ये 4 स्टैंडर्ड्स किससे रिलेटेड है? एसेट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इम्पैक्टिंग, हाँ। देन नेक्स्ट इज रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, चैप्टर 8। रेवेन्यू का मीनिंग क्या है? इनकम। तो 2 ही है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वाले लोग थोड़े अलग होते हैं, बिल्डर लोग, तो उनका थोड़ा नेचर अलग है। ओके, उनका जो इन्वेंट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेशनरी वाला है, उसका इन्वेंट्री रेडी रहता है ना, नोटबुक्स ही सेल करना है, या फूड स्टॉल्स फूड ही सेल करना है।
सो उन सब के लिए AS9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। बट जो बिल्डर है उसको क्या सेल करना है? फ्लैट्स, प्लॉट्स, ऑफिसेस, वो सब। तो वो बनने के लिए मोर देन 1 ईयर लगते हैं क्या? तो उसका थोड़ा नेचर अलग है, इस टाइप में मैं बोल रही हूँ, उनका नेचर अलग है। ओके, सो AS7 इज रिलेटेड स्पेसिफिकली टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, किसी को बिल्डर बनना है तो AS7 10 बार करो। ओके, CA बन के बिल्डर बन सकते हो क्या? हाँ। सो ये स्टैंडर्ड्स कौन से हुए? रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, अभी नेक्स्ट कौन से देखो, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। पहले एसेट्स पे आ गए बैलेंस शीट में, फिर लायबिलिटीज, फिर इनकम स्टेटमेंट ऑफ P&L में गए, वहाँ पर उन्होंने देखा रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज सच नहीं है। ओके, क्योंकि उसका रूल क्या है, अगर आपका एक्सपेंस हुआ, आप आपके एम्प्लॉय को 10,000 सैलरी दे रहे हो, तो सब सेम ही रिकॉर्ड करेंगे ना। ओके, या अथर्व ने कुछ अलग रिकॉर्ड किया है एंड आकांक्षा ने कुछ अलग रिकॉर्ड किया है, ऐसे थोड़ी होगा। सभी क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट ही डेबिट करेंगे। सो एक्सपेंसेस रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या रूल्स एज सच नहीं है, बट बाकी इसमें वेरिएशन बहुत हो सकता है। ओके, कि आकांक्षा ने एक रिकॉर्ड किया, सुकेश ने अलग स्टाइल से रिकॉर्ड किया, इसलिए फिर क्या करना पड़ेगा? रूल्स लगेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि कुछ लोग रेड पे रुक रहे हैं सिग्नल पे, कुछ लोग रेड लगने के बाद आगे जा रहे हैं, तो क्या होगा? तो सबने सेम ही फॉलो करना चाहिए ना, कि रेड पे सबको ही रुकना है। तो वैसे ही यहाँ पर जो रूल दिया है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो सबको वही फॉलो करना पड़ेगा। नहीं मैम, मैं विच एवर इज हायर करूँगा, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, ऐसे हो सकता था अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं होते तो। ओके, इतना दोनों कैलकुलेट क्यों करना है मैम? डायरेक्टली कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते ना, कहाँ पर NRV निकालो, फिर देखो विच एवर इज लोअर। सो डायरेक्टली क्या करते हैं? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। सो रूल ही नहीं है तो कोई भी कुछ भी लगाएगा ना। सो दैट्स व्हाई देयर आर रूल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। समझा आपको रूल्स क्यों आ गए? नहीं तो क्या होगा, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर करने के लिए बैठोगे, TCS एंड इन्फोसिस दोनों IT कंपनीज, सेम इंडस्ट्री का ही कंपेयर करना पड़ेगा, ये पता है आपको, सॉफ्टवेयर कंपनीज, एंड दोनों ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा है इन्वेंट्री, ये NRV पे, एंड उनको कंपेयर कर रहे हो, तो वो कंपैरिजन ही गलत हुआ है। सबने सेम रूल्स फॉलो करने चाहिए, करेक्ट। सो अगर CA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को CA फाइनल के स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया तो, या आपको फाउंडेशन वालों के साथ कंपेयर किया तो, ओके, सो कंपैरिजन रॉन्ग हो जाएगी ना, वो सब सेम लेवल पे चाहिए। ओके, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अभी अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखो कौन से है, 2 है। AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। सो आपके बिजनेस को या आपके क्लाइंट के बिजनेस को अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स मिले तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना है। एंड नेक्स्ट इज अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। वोडाफोन आइडिया VI का जब अमलगमेशन हुआ, मर्जर हुआ, तब कौन सा स्टैंडर्ड लगाया? हाँ, AS14 है, बट वो लिस्टेड कंपनी है तो इंडेस लगा है उनको, ठीक है, जो आप CA फाइनल में सीखोगे। बट बहुत सारा ऐसे ही रूल्स है, थोड़े 1-2 रूल्स इधर उधर होंगे। ओके, सो मतलब मुझे सिर्फ आपको बताना था कि AS14 कब लगता है, जब कंपनीज मर्ज होते हैं, अमलगमेट होते हैं, तब। ओके, ये कौन सा चैप्टर हुआ हमारा? 9 ना। अभी लास्ट 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो कल हमने बिरला ग्रुप देखा, बिरला ग्रुप के अंडर बहुत सारे कंपनीज थे। ओके, सो एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड मुझे बिरला ग्रुप का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है, तो बिरला ग्रुप के अंडर जितने भी कंपनीज है उन सबको क्लब करना है। मतलब टाटा ग्रुप
का एग्जाम्पल TCS, टाटा मोटर्स, ये वो टाटा ग्रुप के अंडर जितने भी आएंगे या रिलायंस ग्रुप के अंडर जितने भी आएंगे कंपनी, तो वो सबका ऐड करना है आपको। सो एग्जाम्पल टाटा ग्रुप का लिया तो टाटा मोटर्स का PP प्लस TCS का PP प्लस और कुछ टाटा के जो भी है उनका PP ऐड करना है, सबके सैलरी ऐड करने हैं, सबके इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऐड करने हैं, तो दैट इज कंसोलिडेशन करते जाना है। तो उसको क्या बोलोगे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, सो उस कंसोलिडेशन करते वक्त आपको 3 स्टैंडर्ड्स, 3 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AS21, AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो आपको एसोसिएट पता है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस था क्या? SP सब्जेक्ट किसी का तो एसोसिएट वगैरह था उसमें या नहीं था? होल्डिंग कंपनी, सबसिडियरी कंपनी हे होतं लॉमध्ये इकडे कंपनीज ॲक्टला। ओके, सो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी AS21 में लगने वाला है, ठीक है। एंड एसोसिएट नहीं था क्या? हाँ, सो AS23 है कि एसोसिएट कंपनीज में आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है, ओके, तो वो कंपनी का भी आपको सब एडिशंस में लेना है CFS बनाते वक्त। CFS इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। CFS का और एक फुल फॉर्म है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, सो अगर सामने वाला CFS बोल रहा है तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में उसको बोलना है वो आपको समझना पड़ेगा कि वो कैश फ्लो के बारे में बोल रहा है या कंसोलिडेटेड के बारे में बोल रहा है। एंड लास्ट इज AS27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। ओके, सो जॉइंट वेंचर मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल पुणे में मेट्रो बन रहा है, सो उसका कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए 2 दो पार्टनरशिप फर्म एक साथ आ गए स्पेसिफिक दैट वेंचर के लिए, एंड बाद में उनके फर्म है ही, तो वो क्या हो गया? जॉइंट वेंचर। एंड पार्टनरशिप मतलब परमानेंट वो पार्टनर्स है। ओके, तो जिसमें जो स्पेशलाइज्ड है उसका स्पेशलाइज सर्विस वो देगा ना जॉइंट वेंचर में। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम किसकी अच्छी है? एम्बिशंस की। ओके, कोर्स CA का कोर्सेस कंडक्ट करना किसका अच्छा है? मोरे क्लासेस का। ओके, एंड सक्सेस मंत्रा में टेस्ट सीरीज, सेल्फ स्टडी गाइडेंस, तो ये 3 अगर एक साथ आ गए जिसमें जो पायोनियर है तो वो जॉइंट वेंचर हो गया ना। ओके, अभी वो परमानेंट हो गया तो वो पार्टनरशिप में जाता है। क्लियर हुआ आपको जॉइंट वेंचर क्या है? तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन जॉइंट वेंचर विच इज़ फॉर टेम्पररी पर्पस, जो मेट्रो का मैंने एग्जांपल दिया, सो टेम्पररी पर्पस के लिए ऐसे आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, तो उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेना है या नहीं लेना है? लेना है, करेक्ट। एसोसिएट्स का भी लेना है, सब्सिडियरीज का भी लेना है। सो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाटा ग्रुप के इमेजिन करो कि क्या क्या आएंगे, सब्सिडियरीज उनके, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स, एंड वो सिर्फ इंडिया में है, भारत में है या बाहर भी है? तो बाहर है मतलब डॉलर्स में वगैरह, उसको कन्वर्ट करना है। हाँ, तो उसका AS11 था। तो समझा आपको बिग 4 वाले लोग दिखते ही नहीं है बाहर, 24/7 वो काम ही क्यों करते हैं समझा क्या? बिकॉज ऑफ दीज रूल्स, इतना काम होता है इसलिए तो इतने पैसे मिलते हैं ना। सो ये 10 हुआ। सो दिस इज मॉड्यूल 2। अभी 3rd मॉड्यूल, 15 चैप्टर्स है। इंटर फाउंडेशन में भी 10 चैप्टर्स थे तो 5 बढ़ने चाहिए ना, इंटर पे आ गए। सो 11th चैप्टर क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज।
उसमें 2 यूनिट्स है, वन इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड यूनिट 2 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज। 12th में है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। ओके, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स। सो कंपनी ने शेयर्स इशू किए, अलॉट किए पब्लिक को, वो आपने कहाँ पर सीखा था? फाउंडेशन में। अभी बायबैक कर रहे, फिर से बाय बैक, फिर से ले रहे आपका पैसा, लो हमारे शेयर्स दो। ओके, ऐसा क्यों करेगी कंपनी, तो हम देखेंगे उस चैप्टर के टाइम। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज क्यों करती है? ओके, और उसकी वजह से शेयर प्राइजेस पे क्या इम्पैक्ट होता है, स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ बायबैक। देन 13 इज अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। ओके, आप वोडाफोन आइडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो और वो VI बन रहे हैं, तो अमलगमेशन करना पड़ेगा ना, उसका अकाउंटिंग आपको आना चाहिए। ठीक है। देन 14 इज अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। ओके, कोई कंपनी बंद पड़ने के इस पे है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। उसको क्या करते हैं, जो बड़ी कंपनी है वो लेती है लॉस मेकिंग कंपनीज को। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, that is reconstruction of companies. And last is accounting for branches including foreign branches. So आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपकी इच्छा होगी ना ब्रांचेस निकालने की, या की आमची कुठेही शाखा नाही असं बिझनेस नाही ना करणार, ब्रांचेस निकालोगे ना। ओके, तो ब्रांचेस का आपके बहुत ही बड़े बड़े ब्रांचेस है। ओके, एक एग्जाम्पल लो, ब्रांचेस किसके हैं? बैंक वालों के ब्रांचेस होते हैं, और चितळे करे और येवले बहुत ही है उनके, तो डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, सब स्टारबक्स, अभी लाइन ही आ जाएगी। सो आपको समझा। कुछ चलते हैं एक्चुअल ब्रांच एंड कुछ चलते हैं फ्रैंचाइजी मॉडल पे। ओके, सो फ्रैंचाइजी मॉडल मतलब क्या कि आपको XYZ अमाउंट ओनर को देनी है एंड फिर आप चलाओगे वो ब्रांच पूरी। एंड ब्रांच मतलब पूरा कंट्रोल ओनर के पास होता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आप 15 लोग हो तो 15 ब्रांचेस, 15 लोगों की एक कंपनी है, आप 15 डायरेक्टर्स एक एक ब्रांच हैंडल कर रहे हो, तो वो ब्रांचेस हुए, आपने किसी को फ्रैंचाइजी नहीं दी। सो अगर आप देखते हो ये जो नाम बताया आपने, तो अगर फ्रैंचाइजी है वो तो क्वालिटी थोड़ी, हाँ, एंड जो ओरिजिनल है वहाँ पर अच्छी मिलती है। ओके, कुछ जगह पे फ्रैंचाइजी पे भी अच्छी क्वालिटी मिलती है। ओके, जैसे कि मैकडोनल्ड्स ये फ्रैंचाइजी है या ब्रांच है आपको समझता ही नहीं है, सेम क्वालिटी कौन से भी मैकडी में आप जाओ। ओके, सो कुछ वो मतलब ही आपका ग्रोथ अच्छे से हुआ ना, कि मेरा कस्टमर कौन से भी ब्रांच पे या फ्रैंचाइजी में आने दो, उसको सेम टेस्ट का फ्रेंच फ्राइज मिलेगा या अलग मिलता है। मैम यहाँ का सेंट्रल वाले का अच्छा है या जेम रोड का उससे ज़्यादा अच्छा है फ्रेंच फ्राइज, ऐसे हुआ है क्या कभी? मतलब उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं। ओके, जिन्होंने स्टैंडर्ड सेट नहीं किए हैं उनका फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है कि ओरिजिनल इस पे अच्छा मिलता है, फ्रैंचाइजीज में थोड़ा लो क्वालिटी मिलता है। क्रेजी चीज़ ही भी पता होगा आपको। हाँ, सो 15 चैप्टर समझ में आ गए आपको? यस, तो अभी हम चलते हैं मॉड्यूल 1। उसमें से चैप्टर 4 डायरेक्टली। हाँ, सो पहले का टाइम पास वाले चैप्टर्स है ना, पहले 3 बताए ना मैंने आपको, क्या थे पहले 3? इंट्रोडक्शन टू एएस फ्रेमवर्क, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस। ओके, उसमें पूरी थ्योरी है, सिर्फ समझना है आपको कि इसको एप्लीकेबल है, इसको नहीं है, इसको एसेट की डेफिनेशन ये है, इनकम की डेफिनेशन ये है। एंड इंट्रोडक्शन टू एएस मतलब हिस्ट्री पूरी, क्यों एएस आ गए, किसने ड्राफ्ट किए, ओके, कब ड्राफ्ट किए, कैसे ड्राफ्ट किए, कौन कमेटी थी वगैरह। ओके, सो यहाँ पर आपको एएस की जब आप कमिटीज़ में जाते हो
तो कमेटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है इंस्टीट्यूट का। आपने कभी देखा नहीं होगा ना, आप कमेटीज में गए हो कभी या डायरेक्टली स्टूडेंट्स? इधर ही में स्टूडेंट्स, फिर मेंबर्स, फिर कमेटी मेंबर बन जाओगे ना आप। सो कमेटी में स्टैंडिंग नॉन स्टैंडिंग होती है। सो एक बार नॉन स्टैंडिंग में चेक करते हैं। हाँ, नॉन स्टैंडिंग, स्टैंडिंग। ओके, नॉन स्टैंडिंग में पहला ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये लोग करते हैं। ये आपका जो 15 चैप्टर्स बन गए इनके वजह से बन गए हैं। ओके, पूरा जो एएस आया है कि मैम पूरी थ्योरी कर दी है अकाउंट्स में, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए वो किसने निकाले? या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। तो अभी जस्ट हमने देखा ना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चेंज हुए आईसीएआई के, भारत के नहीं, आईसीएआई के। तो इसलिए अभी तक सिर्फ प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, तो कमेटी मेंबर्स भी सारे चेंज होंगे। ओके, इसलिए यहाँ पर कमिंग सून दिख रहा है कि आपको मेंबर्स, चेयरमैन भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, तो वो अभी हो जाएगा। ओके, सो कौन से भी कमेटी में आप जाओगे तो कमिंग सून ही दिखेगा आपको। बोर्ड ऑफ स्टडीज आपका फेवरेट बीओएस, उसका भी कमिंग सून है, मेंबर्स वगैरह। सेक्रेटरी टू द कमेटी प्रिया मैम है इस कमेटी की सेक्रेटरी। सेक्रेटरी टू कमिटीज है वो, नॉट स्पेसिफिकली बोर्ड ऑफ स्टडीज। बोर्ड ऑफ स्टडीज का चेयरमैन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। इन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स वगैरह उन्होंने दिए हुए हैं। सो आपको ये समझ में आ गया कि अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन सेट करता है? आईसीएआई। ये करेक्ट बताया आपने, बट आईसीएआई में स्पेसिफिकली कौन सी कमेटी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो उनको बोलते हैं एएसबी। ठीक है, सो एएसबी का रेफरेंस कहाँ पर आएगा? इंट्रोडक्शन टू एएस में आएगा। सो डायरेक्टली हम चैप्टर 4 के यूनिट 2 में जा रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, सो ये स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ आपको, 2 मिनट। यस, चलो स्टार्ट करेंगे फिर सिलेबस। गणपति बप्पा मोरिया। यस, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3। आज सिर्फ इसी AS का नाम एंड नंबर लर्न करना है आपको। ओके, सो AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, एस नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको क्या क्या लर्न करना है? व्हाट आर द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, कैश क्या होती है पता है आपको? कैश क्या होती है? कैश के इक्विवेलेंट कौन होगा? बैंक बैलेंस। आपके पास कैश नहीं है तो आप क्या करते हो? एटीएम में जाते हो। सो दैट इज बैंक बैलेंस इज इक्विवेलेंट। बट एफडी से निकालते हो क्या? फिक्स डिपॉजिट से, आपके सेविंग अकाउंट से निकालते हो ना। सो दोज आर कैश इक्विवेलेंट। ओके, तो वो मीनिंग सीखना है हमें। उसके बाद क्या है देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट कैसे करना है? रिपोर्टिंग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, रिपोर्टिंग कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो कौन से भी बिजनेस में, कौन से भी, जेरोक्स से लेके कौन सा भी बिजनेस, ओके, 3 ही एक्टिविटीज होती है। आज घर जाके सोचो आपको 4th एक्टिविटी कुछ दिमाग में आ रही है क्या? ओके, बट जब आप एक्टिविटीज़ का मीनिंग देखोगे तो आपको भी लगेगा कि मैम नहीं, इतने 3 ही एक्टिविटीज़ हो सकते हैं जिससे कैश फ्लो होगा बिजनेस में। कौन से 3? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। उसके मीनिंग्स भी आगे हम सीखने वाले हैं। देन रिपोर्टिंग कैश फ्लोज ऑन नेट बेसिस। सो आपने ग्रॉस एंड नेट ये वर्ड सुने हैं क्या? सो बड़ा कौन होता है? ग्रॉस, उससे कुछ तो माइनस करके
नेट आता है, करेक्ट। सो कैश फ्लोज का जो रिपोर्टिंग करना है आपको वो कैसे करना है, नेट बेसिस पे, करेक्ट। फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज आपके, मैंने बताया ना आपके क्लाइंट्स कौन होंगे, कतार वाले, दुबई वाले, तो वो दिनार में देंगे ना आपको, तो वो जो आपको करेंसी मिलेगी दिनार में, वो फॉरेन करेंसी का आपको क्या करना पड़ेगा, इंडियन रुपीज़ में। तो वो फॉरेन करेंसी में जो आपको कैश फ्लोज आएंगे उसका आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में रुपीज़ में कन्वर्ट करके कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो भी सीखना है, ठीक है। देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ आइटम्स है आपके पास, तो वो भी रिकॉर्ड करना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस के फैक्ट्री को आग लग गई, सो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होगा, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। हर रोज आग लगती है क्या, नहीं, दैट्स व्हाई इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, विच इज नॉट ऑर्डिनरी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपके मार्क्स कैसे होने चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स की ट्रीटमेंट, ओके। इंटरेस्ट रिसीव भी करोगे आप, डिविडेंड रिसीव करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, डिविडेंड पे करोगे। सो रिसीव्ड एंड पेड दोनों का कैश फ्लो स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट देखना है। देन टैक्सेस ऑन इनकम एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आएंगे क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में, नहीं आएंगे। सो एग्जांपल डेप्रीसिएशन नॉन कैश है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसमें कुछ कैश का फ्लो हुआ क्या, तो वो भी नॉन कैश है, करेक्ट। क्लियर हुआ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। सो फर्स्ट 2.1 पैराग्राफ क्या है देखो, सो हाईलाइट करते जाओ, हाँ। नेक्स्ट टाइम रीड करते वक्त ये पूरा ईच एंड एवरी लाइन रीड करोगे क्या घर पे, नहीं तो पढ़ाई करते बैठना पड़ेगा, फिर इंस्टाग्राम रील्स के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट ही घर पे पढ़ना है। सो हाईलाइट करते जाओ, पेन, पेंसिल, हाईलाइटर। सो 2.1 पे है, हाँ। दिस स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी फॉर नॉन एसएमसीज। एसएमसीज का फुल फॉर्म दिया है, क्या है, हाँ, मतलब जो स्मॉल एंड मीडियम नहीं है वो बिग है, हाँ करेक्ट, लार्ज है वो। सो बताते वक्त डायरेक्टली वैसे नहीं बताएंगे, कैसे बताएंगे, जो स्मॉल एंड मीडियम नहीं है वो, ओके, मतलब नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, नॉन एसएमसी जो है उनके लिए ये क्या है, मैंडेटरी है, कंपनीज। सो एसएमसी एंड नॉन एसएमसी का मीनिंग हमने देखा है क्या, नहीं देखा है, क्योंकि हम चैप्टर 4 पे है डायरेक्टली। तो वो एसएमसीज कौन है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज कौन है, एंड नॉन एसएमसीज कंपनीज कौन है, वो हम देखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओके। सो यहाँ पर किसके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बड़े लोगों के लिए, लिस्टेड वगैरह, रिलायंस को करना पड़ेगा क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट, करना पड़ेगा। सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर बड़े लोग। बड़े लोग कौन है, नॉन एसएमसी कंपनीज and the enterprises which fall in the category of level 1 for non-corporate entities. Non-corporate entities मतलब sole proprietor, partnership, okay? So sole proprietor partnership के लिए उन्होंने level 1, level 2, level 3 ऐसे 3 levels में entities है, तो उसमें से कौन बड़ा होगा, level 1. So sole proprietor partnership non-corporate एंटिटीज़ है ना ये, तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ मतलब सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप वाले लोग, उनमें से सभी लेवल्स को मैंडेटरी है क्या, नहीं, कौन से लेवल को है, लेवल 1। एंड कंपनीज में किसको मैंडेटरी है, नॉन एसएमसीज को मैंडेटरी है, फिर बाकी लोगों ने क्या करना है, ऑप्शनल, आपको करना है तो करो, ठीक है। सो लेवल 1, 2, 3 भी कौन से चैप्टर में सीखोगे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ, एएस में दिया हुआ है कि ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3 ऐसे दिया हुआ है। सो एएस 3 किसको मैंडेटरी है, समझा आपको। सो इट इज मैंडेटरी फॉर नॉन एसएमसीज एंड एंटरप्राइजेस विच फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लेवल 1 एट द एंड ऑफ रिलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड. For all other enterprises, though it is not compulsory, but it is encouraged to prepare such statements.
ठीक है, बाकी लोगों को सिर्फ एनकरेज किया है अभी तक। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ो। हाउएवर द कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेट्स प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय ऑल कंपनीज। सो कंपनीज एक्ट आपका बोलता है कंपल्सरी टू ऑल कंपनीज। हाँ, एक्सेप्शंस है ना आगे, बट हम अभी तक यहाँ पर ही है ऑल कंपनीज। एंड ये क्या बोलता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस जो आईसीआई ने बताया, हाँ, वो कि किसको एप्लीकेबल है किसको एप्लीकेबल नहीं है। तो आईसीआई बोलता है नॉन एसएमसी कंपनीज, एंड कंपनीज एक्ट बोलता है ऑल कंपनीज एक्सेप्ट छोटे छोटे लोग। तो किसका सुनना है? आप किसका सुनते हो घर पे? हाँ, नहीं, आईसीआई का नहीं सुनना है। लॉ इज कंपनीज एक्ट ओवरराइड्स आईसीआई, कंपनीज एक्ट का सुनना है। ओके, आईसीआई तो हमारी सिर्फ इंस्टीट्यूट है ना, कंपनीज एक्ट तो सबको एप्लीकेबल। तो कंपनीज एक्ट ने क्या बताया, ऑल कंपनीज एक्सेप्ट, हम देखेंगे। ओके मैम, घर पे हमारा ही पेरेंट्स सुनते हैं, उल्टा है। आप पूछ रहे हो आप किसका सुनते हो, नहीं, घर पे हमारा ही पेरेंट्स सुनते हो। सो ऑल कंपनीज, सो कंपनीज एक्ट देखो, हाँ अभी क्या बोल रहा है, ऑल कंपनीज एक्सेप्शंस बताओ क्या क्या है। 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी। मतलब अगेन वही हुआ ना, ये स्मॉल एंड मीडियम में बैठने वाले ही लोग हैं ना। 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी। ओके, थर्ड पैराग्राफ देखो। वेयर एन एंटरप्राइज वॉज नॉट कवर्ड बाय दिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके, प्रीवियस ईयर में जो एंटरप्राइज था, एंटरप्राइज मतलब सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप एंड कंपनी मतलब कंपनी। सो प्रीवियस ईयर में इस कंपनी को या इस एंटरप्राइज को कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड नंबर 3, वो एप्लीकेबल नहीं था। वेयर एन एंटरप्राइज वॉज नॉट कवर्ड बाय दिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्यों नहीं था एप्लीकेबल? क्योंकि वो लेवल 2 वाले होंगे या वो एसएमसी होंगे, इसलिए। बट क्वालिफाइज इन द करंट अकाउंटिंग ईयर, मतलब अभी वो लेवल 1 पे गए या नॉन एसएमसी में गए वो, तो अभी उनको एप्लीकेबल हो गया, करेक्ट। सो दे आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज द फिगर्स फॉर द करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर्स। स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, लास्ट ईयर आप छोटे थे इसलिए नहीं बनाया, दिस ईयर आप बड़े हो गए हो तो दिस ईयर का ही बनाओ, लास्ट ईयर का डिस्क्लोज नहीं करना है। आपको पता होगा कंपनी के केस में कंपैरेटिव्स देने पड़ते हैं, करंट ईयर के फिगर्स एंड प्रीवियस ईयर के फिगर्स। अगर आज जाके आप एनुअल रिपोर्ट्स देखोगे रिलायंस, टाटा, बड़े लोगों के, तो आपको बैलेंस शीट P&L कैसे दिखेगी, सिर्फ करंट ईयर के फिगर्स दिखेंगे, प्रीवियस ईयर के भी दिखेंगे। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट ने AS3 ने क्या बोला है कि अगर प्रीवियस ईयर में आप छोटे थे, ओके, एसएमसी या लेवल 2-3 एंटिटीज थे, तो आपने कैश फ्लो नहीं बनाया होगा। बट करंट ईयर में आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो उसका कंपैरेटिव डैश डैश आएगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है। वेयर एज आगे देखो, इफ एन एंटरप्राइज क्वालिफाइज अंडर दिस स्टेटमेंट टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हम बड़े थे, लेवल 1 या नॉन एसएमसी, बट नाउ डिस्क्वालिफाइड, अभी छोटे हो गए, उल्टा। तो उस केस में विल कंटिन्यू टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स फॉर अनदर 2 consecutive years। सो छोटे होने के बाद इमीडिएटली स्टॉप करना है या 2 साल के बाद? हाँ, बट लास्ट ईयर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो करंट ईयर में आप जब क्वालिफाई हो जाते हो तब प्रीवियस ईयर का नहीं दिखाना है। आप लास्ट ईयर नॉन एसएमसी या लेवल 1 थे तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट एप्लीकेबल था स्टैंडर्ड। अभी करंट ईयर से कोविड के बाद हम लेवल 2 में आ गए या नॉन एसएमसी हो गए, तो अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट एप्लीकेबल है क्या? नहीं है, बट स्टैंडर्ड बोल रहा है फिर भी 2 consecutive years के लिए दिखाओ एंड स्टॉप करो। क्लियर हुआ ये? ओके, अभी
अगेन कंपनीज एक्ट, ओके, अकाउंट्स में बहुत बार कंपनीज एक्ट आने वाला है, हाँ. अंडर सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी मे नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में दिया है ये? 129 में. क्या दिया है कि अगर आप वन पर्सन कंपनी हो, स्मॉल कंपनी या डॉर्मेंट कंपनी हो, यू नो नीड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. इसमें अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट पढ़ो, इंटरप्रेट करो. एज पर द अमेंडमेंट अंडर चैप्टर 1 क्लॉज 40 ऑफ सेक्शन 2. क्लॉज वगैरह पता है ना आपको, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज. एंड एग्जम्पशन हैज बीन प्रोवाइडेड वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 30 June 2017 अंडर सेक्शन 462 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 टू अ स्टार्टअप प्राइवेट company besides one person company, small company and dormant company. As per the amendment, a startup private company is not required to include the cash flow statement in the financial statements. मतलब वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, इन तीनों के साथ चौथा कौन आया? करेक्ट, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी. सो नीचे वही दिया है क्या, देखो, दस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स with respect to one person company, small company, dormant company and private company, if such a private company is startup, may not include the cash flow statement. Okay, so आपके पास क्लाइंट आने के बाद पहले आप देखोगे लेवल, उसकी लेवल 1 है, 2 है, 3 है. ओके, अगर वो कॉरपोरेट है तो वो SMC है, नॉन SMC है. उसमें भी अगर कंपनीज एक्ट है तो क्या देखना पड़ेगा? OPC, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी वगैरह नहीं है ना. बड़े लोग मिल गए, डायरेक्टली लिस्टेड मिल गए आपको क्लाइंट, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा. ओके, उसके अकाउंटेंट को आएगा क्या बनाने के लिए? वो BCom है तो आएगा क्या? आपको पता है आप BCom कैसे कर रहे हो? वो तो सिर्फ BCom है, आप BCom के साथ CA कर रहे हो. सो उसको आएगा क्या ये? तो किसको गाइड करना पड़ेगा? आपको ही. तो इसके लिए पहले आपको अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो वो बताएगा कहाँ से ऑडिटर लाए हैं ये, मैं BCom हूँ, मुझे नहीं आ रहा है, वो CA है, उसको भी नहीं आ रहा है, ऐसे जाके ओनर को बोलेगा वो. ओके, सो इसलिए आपको आना चाहिए. हाँ, एक बार आप गए ना क्लाइंट पे फिर आपकी इज्जत नहीं जानी चाहिए, अरे CA फिर भी नहीं आ रहा है. ऐसे हो रहा है और आजकल बहुत सुनने को आ रहा है, कहाँ से CA आते हैं और उनको समझ में भी नहीं आता है, GST का कुछ नहीं, इनकम टैक्स का कुछ नहीं. सो देखो क्या हो रहा है. सो इंट्रोडक्शन में कुछ डाउट है क्या? अभी ऑब्जेक्टिव देखो इसका क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है? हाँ, तो वो ऑब्जेक्टिव है. ऐसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है बताओ? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट which reflects the various sources from where cash was generated, that is inflow of cash by the enterprise during the relevant accounting year, and how these inflows were utilized. Utilize मतलब outflow of cash flows by the enterprise. This helps the users of accounts for this. So आपको क्या होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या दिखेगा? इनफ्लो ऑफ कैश है, आउटफ्लो ऑफ कैश. तो ये अकाउंट है या स्टेटमेंट है? ओके, तो यहाँ पर पहले उन्होंने मीनिंग दिया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प यूजर्स. कि यूजर्स को क्या हेल्प होंगी, अरे ऑपरेटिंग से इतनी कैश आ रही है, इन्वेस्टमेंट में इतनी कैश यूटिलाइज हो रही है, बहुत पैसा है तो ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, पैसा कम है तो सारा ऑपरेटिंग में ही जाएगा, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो. करेक्ट. फाइनेंसिंग मतलब अरे इतना लोन लेना पड़ रहा है इनको, मतलब खुद के बिजनेस से जो कैश फ्लो आना चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से वो तो आ ही नहीं रहा, सब जो चल रहे खर्चे वो तो लोन निकाल के चल रहे हैं. तो समझा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ के एनालिसिस कैसे करोगे. सो आइडियली क्या होना चाहिए, आपके बिजनेस का जो इनकम है वहाँ से ही आपके खर्चे होने चाहिए. करेक्ट. एंड बहुत पैसा हुआ तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज ज़्यादा दिखेंगे. सो एनालिसिस ऐसे करना है आपको, वो थोड़ा CA फाइनल लेवल पे एनालिसिस आ जाएगा, अभी तो सिर्फ स्टेटमेंट करना है. हाँ, हे कुठे ऑपरेटिंग, ते कुठे
इन्वेस्टिंग, अभी इंटर लेवल पे इतना ही करना है। सो ऑब्जेक्टिव देखो, टू आइडेंटिफाई द हिस्टोरिकल चेंजेस इन द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हिस्टोरिकल मतलब प्रीवियस, मतलब पूरे साल का आप कब बनाते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ईयर एंड को, तो हिस्ट्री में क्या चेंजेस हुए थे कैश में, हिस्ट्री में मतलब पास्ट 1 ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या चेंजेस हुए इन द फ्लो। सेकेंड इज टू डिटरमाइन द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। स्टेटमेंट बनाने से समझेगा फ्यूचर में रिक्वायरमेंट कितनी है। टू एसेस द एबिलिटी टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बिजनेस की एबिलिटी आपको समझेगी कि ये ऑपरेटिंग से कितना जनरेट कर पाते हैं, इन्वेस्टिंग से कितना एंड फाइनेंसिंग से कितना, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, देखो आपकी कंपनी बहुत बड़ी है तो ही आपके शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे लोग, तो ही आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसे मिलेंगे। मैंने आपको बताया एबीसी कंपनी का शेयर लो, मैम कौन सी कंपनी है ये, तो उस कंपनी को फाइनेंस कैसे मिलेगा, ओके। बट मैंने आपको बताया टीसीएस के शेयर्स लो, हाँ अच्छे प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप लोगे ना, क्योंकि आपको पता है टीसीएस क्या है। सो उनको फाइनेंसिंग मिलेगा क्या, फाइनेंस इजीली मिलेगा क्या, यस। सो आपकी बिजनेस की एबिलिटी आप चेक कर सकते हो ना, एसेस कर सकते हो फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट, द एबिलिटी ऑफ व्हाट, एबिलिटी टू जनरेट cash and cash equivalents. Then to estimate the future requirement of generating cash and cash equivalent, to compare the operational efficiency of different enterprises. Operational efficiency मतलब इनका इनकम है, इससे ही पूरा खर्चा हो रहा है इनका, ऑपरेशनली एफिशिएंट है ये। बट दूसरे कंपनी का अरे इनकम इतना कम है कि सैलरी लोगों की पे करने के लिए लोन निकालना पड़ रहा है। एटलीस्ट सैलरी एम्प्लॉयज़ की आपके इनकम से जाने चाहिए ना, आपका जो मंथली रेंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होगा उसके लिए भी लोन लग रहा है, तो यू आर लॉस मेकिंग। सो ऑपरेशनली आप एफिशिएंट हो या नहीं हो वो किससे समझेगा, कौन से एक्टिविटी से, 3 एक्टिविटीज़ में से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से समझेगा। देन टू स्टडी द इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइज। लिक्विडिटी पोजीशन, आपको ईयर एंड में कैश ज़ीरो है आपके पास, सो लिक्विडिटी नहीं है, वो समझेगा। फिर इंसॉल्वेंसी समझेगी, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निगेटिव आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से भी कैश फ्लो निगेटिव है, फाइनेंसिंग से थोड़ा सा बचता है पॉजिटिव में, तो इंसॉल्वेंसी के तरफ जा रहे हैं क्या, ये एनालिसिस आप कर सकते हो as an indicator of the amount, timing and certainty of future cash flows. To check the accuracy of past assessments of future cash flows. ओके, सो देखो आपको इंडिकेटर मिलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, क्या देखो फ्यूचर में जो आपको कैश मिलने वाली है, फ्यूचर कैश फ्लोज की सर्टेनिटी एंड टाइमिंग, कब मिलेगा फ्यूचर में मुझे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपको मिल रहा है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपको समझा, उसका टाइमिंग एंड सर्टेनिटी आपको समझेगी, उससे आप फ्यूचर कैश, हाँ फ्यूचर में भी आने वाला है, हाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स अभी के कैश फ्लो में दिख रहा है, और वहाँ पर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही दिखेगा। अगर पूरे साल में इन्वेस्टमेंट सेल नहीं की तो नेक्स्ट ईयर में उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा ना। सो फ्यूचर कैश फ्लो का आपको टाइमिंग पता चला, अभी आपको दिसंबर में इंटरेस्ट मिला है तो फ्यूचर में भी दिसंबर में इंटरेस्ट मिलता है, एंड सर्टेनिटी भी मिली, मतलब फ्यूचर में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि कितनी कैश जनरेट होगी, तो आपको समझेगा कि बिजनेस चलाना है, बंद करना है, या और ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, या बढ़ाना नहीं है, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। ओके, सो फ्यूचर में कितने कैश आएंगी, कब आएगी, उसकी सर्टेनिटी है या नहीं, उसका सब स्टडी आप कर सकते हो करंट ईयर के कैश फ्लो स्टेटमेंट से, टाइमिंग एंड सर्टेनिटी। देन नेक्स्ट इज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ पास्ट असेसमेंट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। एक्यूरेसी चेक करनी है पास्ट असेसमेंट की, मतलब पास्ट में भी आपने ऐसे किया होगा ना फ्यूचर कैश फ्लोज का असेसमेंट,
तो वो करेक्ट हो गया था या रॉन्ग हुआ था? क्योंकि अभी भी आप फ्यूचर कैश फ्लो का असेसमेंट कर रहे हो, इससे पहले भी किया होगा, तब रॉन्ग गया था, तो अभी भी रॉन्ग हो सकता है। सो वो भी एक्यूरेसी आपको चेक करनी है कि जो पास्ट असेसमेंट्स थे वो करेक्ट है या नहीं थे। इन एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट कैश फ्लो एंड द इम्पैक्ट ऑफ द चेंजिंग प्राइजेस। सो देखो, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब वो कहाँ से मिलेगा? प्रॉफिट आपको कौन से स्टेटमेंट से मिलता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वहाँ से प्रॉफिट दिख रहा है 1 करोड़, नेट कैश फ्लोज दिख रहे हैं 50 लाख नेट कैश फ्लोज। ओके, एग्जैक्ट 1 करोड़ नहीं दिखेंगे वो, क्योंकि P&L में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला है, एंड कैश फ्लो में और 2 एक्टिविटीज़ भी है ना एडिशनल, ऑपरेटिंग के साथ इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तो वो सब नेट आउट करके 50 लाख आ रहा है। एंड चेंजिंग प्राइजेस का भी इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। लास्ट ईयर आप अगर क्लोथ्स के वेंडर हो, लास्ट ईयर आप एक शर्ट ऑन एन एवरेज 500 में सेल करते थे। करंट ईयर में सब रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो शर्ट की प्राइस भी बढ़ जाएगी। 500 का आपने 700 कर दिया एंड प्रॉफिट मार्जिन सेम ही है, तो आप बोल सकते हो प्रॉफिट बढ़ गया मेरा? नहीं। समझ में आ गया क्यों नहीं बढ़ गया? क्योंकि आपकी कॉस्ट भी बढ़ गई ना, इसलिए आपने प्राइस बढ़ाई। सो जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो सेम ही है, लास्ट ईयर का भी और करंट ईयर का भी। फिर प्रॉफिट कब बढ़ेगा कि आपके कॉस्ट उतनी ही थी बट आपने सेल प्राइस बढ़ा दी है, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। या कॉस्ट कम कर दी है बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, आपको सर बताएंगे, उससे कॉस्ट कम हो गई तो भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, करेक्ट? तो ये जो इम्पैक्ट्स होते हैं ऑफ चेंजिंग प्राइजेस वो भी आपको समझेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट से। सो ये सब एनालिसिस आपको थोड़ा आर्टिकलशिप में वगैरह समझ में आ जाएगा जब आप एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देखोगे। आपको एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देखने हैं तो आपके पास क्लाइंट्स कौन होने चाहिए? SMC वालों का देखने को मिलेगा क्या? नॉन SMC लेवल 1 एंटिटीज क्लाइंट्स किसने होंगे? छोटे CA फर्म के या बड़े CA फर्म के? बड़े CA फर्म में आर्टिकलशिप करने के लिए 150 मार्क्स पे लेंगे क्या हो आपको 300 में से? मतलब आपको मार्क्स ज़्यादा चाहिए इन शॉर्ट, तो ही कैश फ्लो स्टेटमेंट आर्टिकलशिप में देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि बड़े क्लाइंट सब बिग 4 वालों के पास ही है। ओके, सो सेकेंड पैराग्राफ समझ में आ गया। थर्ड पैराग्राफ में देखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग फॉर द पर्पज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश का मीनिंग सबको पता है, कैश इक्विवेलेंट का बताओ, पढ़ो वो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर द पर्पज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। AB है, बीच में एंड है या और है? एंड और का डिफरेंस पता है ना, लॉ में सीखा होगा। एंड मतलब दोनों आएगा, आइदर और नहीं, दोनों। पहला A में क्या दिया है? कैश इन हैंड एंड डिपॉजिट्स रीपेएबल ऑन डिमांड। सो FD आएगी क्या? FD इज फिक्स डिपॉजिट, दैट डिपॉजिट इज नॉट पेएबल ऑन डिमांड। सो डिपॉजिट्स कौन से वाले चाहिए? विच आर रीपेएबल ऑन डिमांड। सो डिपॉजिट्स रीपेएबल ऑन डिमांड विथ एनी बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो मुथूट फाइनेंस वगैरह सुना होगा आपने, सो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो बैंक नहीं है। ओके, हर बैंक का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता ही है। ओके, बहुत सारे बैंक्स का। सो उसमें क्या होता है, बैंक में आप अकाउंट्स ओपन कर सकते हो ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, वो मुथूट फाइनेंस में सेविंग अकाउंट है किसी का, सो वहाँ पर अकाउंट्स नहीं ओपन हो सकते, बट दे प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस इंडिविजुअल्स, दैट्स व्हाई दे आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उनको NBFCs भी बोलते हैं, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। NBFC नॉन बैंकिंग मतलब आप यहाँ पर आके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FD वगैरह मत करो, बट आपको हम फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। फिर उनके पास पैसे कैसे आ गया फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए? उन्होंने किसी से तो लिया रहता है फाइनेंस बड़ा। सो मुथूट फाइनेंस इज टेकिंग लोन फ्रॉम समवन बिग and then Muthoot Finance is providing
फाइनेंस टू यू. सो मुथूट फाइनेंस ने जिससे लिया है लोन उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा 10%, आपसे वो लेंगे 16%. तो बीच का 6% NBFC का इनकम होता है. ओके, ये ऑफिशियल है, लीगल है ऐसे करना. समझ में आ गया उनका इनकम क्या होता है? क्योंकि उनके पास सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट पैसा नहीं है ना. बैंक के पास क्या होता है पता है आपको? जो सेविंग FD के पैसे जो आते हैं वो जिनको लोन चाहिए उनको दिया जाता है. इनके पास पब्लिक से पैसा ही नहीं आ रहा, तो ये लोन ले रहे पहले एंड फिर हमें दे रहे. एंड दैट डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इज द इनकम. सो आपका जो डिमांड डिपॉजिट है वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ हो सकता है, बट FD वगैरह नहीं बना सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ. सो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में RD वगैरह भी है, रिकरिंग डिपॉजिट्स. सो A में क्या आया? कैश इन हैंड एंड डिपॉजिट्स रिपेबल ऑन डिमांड विथ एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. अभी कैश इन हैंड, फॉर एग्जाम्पल आप मैन्युफैक्चरर हो शर्ट्स के, कॉटन किंग हो आप, तो आपका जो सेलिंग का स्टोर रहेगा वहाँ पर कैश है. ओके, कुछ फैक्ट्री में कुछ एम्प्लॉयज़ ने शर्ट्स परचेस किया, एम्प्लॉयज़ ने खुद का ही कॉटन किंग का. ओके, घर पे शादी है तो सबको शर्ट देने वाले. सो एम्प्लॉयज़ ने वहाँ पर शर्ट परचेस किया और कैश दी जो आपके फैक्ट्री में पड़ी हुई है कैश. यहाँ पर भी कैश होगी जहाँ से आप सेल करते हो. ओके, एंड आपके ऑफिस भी होगा ना आपका है, उसमें भी कुछ कैश पड़ी हुई है. तो कैश इन हैंड जब आप बोलते हो तो कौन सी वाली कैश लेनी है? तीनों या एक ही सिर्फ जहाँ पर सेल होता है? तीनों लेनी है. तो ऐसा एक क्वेश्चन है आगे, कैश इन फैक्ट्री, कैश इन ऑफिस, कैश इन स्टोर. तो जहाँ पर भी कैश है आपकी कैश है ना, कहाँ पर भी हो सकती है वो. ओके, बिजनेस की जो कैश है, बिजनेस से आपने एक बार ड्राइंग्स कर लिया फॉर पर्सनल यूज तो वो नहीं आएगी. सो कैश इन हैंड का समझा एंड डिमांड डिपॉजिट्स. अभी बी में देखो क्या है? बी में कैश इक्विवेलेंट्स है विच आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टिबल into known amounts of cash and are subject to insignificant risk of change in value. Significant मतलब big amount, insignificant मतलब छोटी. So यहाँ पर risk of change in value बड़ी होनी चाहिए या insignificant? हाँ. So shares में आपकी investment है तो risk है या नहीं है? है. So investment in shares, सो वहाँ पर क्या है? सिग्निफिकेंट रिस्क है ऑफ चेंज इन वैल्यू. तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो जाएगा क्या कैश इक्विवेलेंट? नहीं होगा. ओके, सो कैसे चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट? जिसमें इनसिग्निफिकेंट रिस्क है, कम रिस्क है, रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू. ओके, अगर आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है तो डिबेंचर्स के प्राइजेस चेंज होते हैं? नहीं. तो वो हो जाएगा, बट उसके साथ वो शॉर्ट टर्म भी चाहिए. कैश इक्विवेलेंट बनने के लिए बहुत सारे कंडीशन है, सिर्फ ये एक नहीं कि इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू. और क्या क्या कंडीशन है देखो. शॉर्ट टर्म होना चाहिए वो, हाईली लिक्विड मतलब इजीली कन्वर्टिबल इनटू कैश, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टिबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड आर सब्जेक्ट टू insignificant risk of change in value. A short term investment is one which is due for maturity within 3 months from the date of acquisition. So cash equivalent के लिए short term is not 12 months. Short term long term हम 12 months से decide करते हैं. Less than 12 या 12 months है तो short term, more than 12 months है तो long term. Okay? But यहाँ पर क्या होगा? शॉर्ट टर्म 3 मंथ. यहाँ पर मतलब कैश इक्विवेलेंट के डेफिनेशन के लिए शॉर्ट टर्म मतलब 3 मंथ. सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज वन विच इज ड्यू फॉर मैच्योरिटी विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन. 3 months कहाँ से काउंट करना है?
हाँ, जिस दिन इन्वेस्ट किया उस दिन से 3 मंथ्स काउंट कर दे। लॉजिकल ही चल रहा है ना सब। ओके बहुत कुछ टेक्निकल है क्या, लॉजिकल ही है। ऑब्वियसली 3 मंथ्स पहले से कैसे, जिस दिन लिया उस दिन से ही 3 मंथ्स, सो 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर नॉट नॉर्मली टेकन एज कैश इन्वेस्टमेंट्स, are not taken as cash equivalent because of uncertainties associated with them as to realizable value. Note पढ़ो, for the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalent consists of at least 3 balance sheet items: cash in hand, demand deposit with banks and investment regarded as cash equivalent. So कौन से investments cash equivalent है? Which are easily convertible into cash, highly liquid and short term. Short term मतलब maturity within 3 months and subject to insignificant risk of change in value. For this reason, the AS3 requires the enterprises to give breakup of opening and closing cash shown in their cash flow statement. ब्रेकअप वर्ड आने के बाद सोए गए हुए उठ गए हैं। अरे किसका ब्रेकअप हुआ? यहाँ पर ब्रेकअप ओपनिंग क्लोजिंग कैश का है। ओके, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश दिखानी है, उसका ब्रेकअप बोल रहे हैं वो। ब्रेकअप ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश शोन इन देयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, दिस इज प्रेजेंटेड एज नोट टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब जैसे P&L के नोट्स टू अकाउंट्स है, बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स है, वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के भी नोट्स टू अकाउंट्स है। एंड उस नोट्स टू अकाउंट्स में आपको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होता है आपके पास, उसका ब्रेकअप दिखाना है। ब्रेकअप मतलब क्या? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड इतना है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स इतने हैं, डिमांड डिपॉजिट्स इतने हैं, वैसे ही क्लोजिंग का दिखाना है। इट इज अ ब्रेकअप। ओके, सो ये कहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाना है ब्रेकअप या नोट्स टू में? नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। हाँ हाँ, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? विद इन 3 मंथ्स का लिमिट है ना वहाँ पर, तो ही वो हाईली लिक्विड है। अगर 3 मंथ्स के लिए तो है ना, वही तो दिया है ना उन्होंने, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड एनी इन्वेस्टमेंट। वर्ड्स क्या है? कैश इक्विवेलेंट्स विच आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स that are readily convertible into known amount of cash and are subject to insignificant risk of change in value. गोल्ड के वैल्यू का क्या होता है? काय? हाँ, गेलं संपलं, नाही कॅश इक्विवेलेंट। मतलब आप इजीली, फॉर एग्जाम्पल आप मैकडोनल्ड्स में गए हो, हाँ सब खाना पीना हो गया और एक कैश ही नहीं है, फिर कैश इक्विवेलेंट जीपे है ना, तू गोल्ड काढून नहीं देत ना कि कैश नहीं है पर चल गोल्ड घे, गोल्ड मैन नहीं होत कि नहीं। सो दैट्स व्हाई गोल्ड इज नॉट कैश इक्विवेलेंट, कि चलो कैश नहीं है तो मैं जीपे करता हूँ। जीपे करते हो मतलब आपके कौन से अकाउंट से पैसे जाते हैं? सेविंग अकाउंट इज डिमांड, ऑन डिमांड आपको मिलता है कि नहीं, रिपेएबल ऑन डिमांड, इसलिए वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, सो आपको सोचते वक्त ऐसे सोचना है कि अगर मैं गया वहाँ पे जाके मैंने फ्रेंच फ्राइज खाए, मेरे पास कैश नहीं है तो मैं मेरी एफडी मैच्योर करके दूंगा उसको पैसे, नहीं, आप जीपे करोगे। सो इक्विवेलेंट टू कैश है उसके लिए वो, ठीक है। एंड आप बार्टर करते हो तो वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो गई ना। बार्टर पता है ना आपको? ओके, MCQ नंबर 4 सॉल्व करना है आपको।
पहले तो क्वेश्चन की लाइन समझो, 3 बार क्वेश्चन की लाइन पढ़नी है, फिर एक ऑप्शंस देखते जाओ। क्वेश्चन की लाइन 3 बार पढ़ो, फिर देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड या डू नॉट इंक्लूड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लोन फ्रॉम बैंक। हाँ आ गया है कि वन लाइनर मैम, वो इधर है मॉड्यूल में, उधर नहीं है। डी मार्क किया क्या? ओके जैसे मैंने बताया आपको, थ्योरी में आप पूरा फिर से ईच एंड एवरी वर्ड पढ़ोगे क्या घर जाके? सिर्फ हाईलाइटेड। वैसे ही क्वेश्चंस का बताओ मुझे, सारे क्वेश्चंस फिर से करोगे या जो डिफ़िकल्ट है? तो अभी का MCQ4 डिफ़िकल्ट है क्या? कंफर्म? सो कभी भी रात को उठ के पूछा तो ऑप्शन डी ही बताओगे, या मैं नींद में था इसलिए बैंक बैलेंस बता दिया, ऐसे नहीं होगा ना। तो फिर उसको हाईलाइट मत करो, अभी वो आ जाएगा ना आपको। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लोन फ्रॉम बैंक नहीं आएगा ना। ओके क्वेश्चन 10। Aditi Sampal, shift to this side. प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 का पेज नंबर क्या है? 4.36। क्या करना है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड कैलकुलेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज ऑन 31 मार्च 2002। पढ़ो आप। जितना हमने अभी सीखा उससे जितना आंसर आपको आ रहा है उतना दो, नीचे फॉरेन करेंसी वगैरह है वो जाने दो। सो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लेना है। चला आपण बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट शिकूया आता। बैलेंस एज पर कैश बुक लेना है। सो ये बैलेंस है एज पर बैंक स्टेटमेंट एंड नीचे BRS आ गया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। सो बैंक स्टेटमेंट में जो 25,000 है तो बैंक तक आपका चेक नहीं पहुंचा है, बट आपने चेक इशू किया है, करेक्ट। सो उस 25,000 तक अभी तक इंफॉर्मेशन ही नहीं गई बैंक तक कि आपने चेक इशू किया है, बट एज पर कैश बुक आपने वो पेमेंट दिखाया ना कैश बुक में, चेक इशू किया मतलब। सो आपको कैश बुक के लेवल पे लाने के लिए उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक का बैंक बैलेंस जो है वो माइनस करके ही 10,000 आ जाएगा, क्योंकि कैश बुक के लिए क्या हुआ है, चेक दे दिया मतलब बैलेंस कम हो गया। सो बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है? 10,000। देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड इक्विटी शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड नहीं लेना है। FD created on 1st November 2001 and maturing on 15th April 2002। 3 मंथ से ज़्यादा है नहीं लेना है। सो अभी तक 10,000 तक ही पहुँचे हो हाँ आप, बाकी सगळ्याला नाहीच म्हणताय तुम्ही। देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन हायली लिक्विड सॉवरिंग डेट म्यूचुअल फंड on 1st March 2002 having maturity period of less than 3 months। and डेट म्यूचुअल फंड मतलब देर इज नो चेंज इन प्राइस ना, सो देर इज इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू।
फिर ये ले सकते हैं क्या 1 लाख, तो अभी तक 1,10,000 बन गया आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एंड बैंक बैलेंस है आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट है इंडिया में ही, बट फॉरेन करेंसी में अकाउंट है आपके, वो दिनार में जो आते होंगे उसका एक दिनार का अकाउंट आपने बना के रखा है। ओके यहाँ पर डॉलर है, $1,000 है उसमें, उस अकाउंट में, इंडिया में ही अकाउंट है, बट वो अकाउंट कैसे चलता है फॉरेन करेंसी में। तो उसका जो कन्वर्जन रेट है, तो ऑन द डे ऑफ डिपॉजिट था ₹69 पर USD एंड आज ऑन 31 मार्च था 70 पर USD। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से दिन पे बना रहे हो, तो कौन सा रेट लेना है, तो 1,000 इंटू 70, 70,000, सो टोटल 1,80,000। 5 मार्क मिळाले। अभी बताओ CA डिफिकल्ट है क्या, समझ में आ रहा है ना। सो क्या किया आपने, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लेना है, इसलिए 25,000 माइनस 15,000, सो 10,000 हुआ। इक्विटी शेयर सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू है। सेकेंड इज FD मोर देन 3 मंथ्स है, सो सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए ना। इसने वो सिग्निफिकेंट रिस्क हो गया फर्स्ट में इक्विटी शेयर्स में, सेकेंड में क्या हुआ मोर देन 3 मंथ्स गया, थर्ड ने सब कंडीशंस फुलफिल किए, लेस देन 3 मंथ्स है, शॉर्ट टर्म है, हाईली लिक्विड है, इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू है, तो वो आ गया 1 लाख। एंड लास्ट फॉरेन करेंसी अकाउंट इज इक्विवेलेंट बिकॉज दैट फॉरेन करेंसी यू कैन डिमांड एंड यू विल गेट इट बिकॉज इट्स रिपेएबल ऑन डिमांड। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से डेट पे बना रहे हो, 31 मार्च, सो रेट कौन सा लोगे 31 मार्च का 70, सो 1,000 इंटू 70, 70,000, सो टोटल 1,80,000। अगर ये मैंने आपको बताया कि ये 5 मार्क्स के लिए आया था कंपलसरी क्वेश्चन में, तो आपको कैसे लगेगा, 5 आउट ऑफ 5। ओके, सो पेज नंबर 4.38 पे आ जाओ। आंसर दिया है, प्रेजेंटेशन कैसे किया है, कंप्यूटेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ॲज ऑन 31 मार्च 2002। तर असं काही लिहायचं असतं हेडिंग का डायरेक्ट टेबल सुरू करायचं, हेडिंग लिखना है ऐसे, कंप्यूटेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज ऑन 31 मार्च 2002 एंड फिर पर्टिकुलर्स में दिया हुआ है ना सब, वो कैश बैलेंस विद बैंक कैसे आया एज पर कैश बुक, वो दिखाओ, 25,000 माइनस 15,000 दिखाओगे ना कैलकुलेशन, एंड अमाउंट के कॉलम में 10,000। देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन हाईली लिक्विड सॉवरिंग डेट म्यूचुअल फंड ऑन 1 मार्च हुआ है क्या, वो 31, हाँ 1 मार्च को आपने इन्वेस्टमेंट किया ना वो, इसलिए वो डेट करेक्ट है। एंड अमाउंट इज 1 लाख एंड बैंक बैलेंस इन फॉरेन करेंसी अकाउंट 70,000, फिर टोटल। एंड नोट नहीं लिखी है जिसने, उसको 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे क्या, आपको चाहिए ना, तो आपको नोट लिखनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड इक्विटी शेयर्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट विल नॉट बी कन्सिडर्ड एज कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट. कारण सांगायचं आहे का त्यांना? नाही. ओके, कारण सांगितलं ना तर ते त्यांची कंसल्टन्सी शुरू करतील. आप रीज़न मत बताओ ना क्लाइंट को, ये सिर्फ कैश इक्विवेलेंट नहीं आता है. ओके, रीज़न क्यों नहीं आपको? नहीं तो आपको रीज़न समझेगा तो आप कंसल्टेंसी देना स्टार्ट करोगे ना. सो क्लाइंट को बताते वक्त कितना बताना है आपको समझा. सब बताओगे तो वही सी बन के एक फर्म आपके ही बाजू में फर्म आ जाएगी उसकी. हर रोज़ आपके इधर आने का, गाइडेंस लेने का फर्म बन गई. सो यहाँ पर भी नोट कैसे लिखते हैं, रीज़न वीज़न कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है कि ये कैश इक्विवेलेंट नहीं है. ठीक है, जैसे आप क्लाइंट के साथ बात करोगे वैसे ही आंसर लिखना है. अभी 5 मिलेंगे मार्क्स, उधर 500 तो मिल ही जाएंगे इतना बताने के. ठीक है. सो अभी मीनिंग हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, घर जाके ये रिवाइज करोगे. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ द टर्म कैश फ्लो. सो कैश का फ्लो, ओके, फ्लो. सो कैश फ्लोज आर इनफ्लोज, दैट इज रिसीट्स, एंड आउटफ्लोज पेमेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फ्लो. अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलने के बाद
आपके सामने कौन कौन आने चाहिए? कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, हैविंग इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन, इतने ही लोग आपके सामने आने चाहिए. सो उसका रिसीट एंड पेमेंट मतलब इनफ्लो आउटफ्लो होगा, दैट इज कैश फ्लो. एनी ट्रांजैक्शन विच डज नॉट रिजल्ट इन कैश फ्लो should not be reported in cash flow statement. Movements within cash or cash equivalent are not cash flows because they do not change cash as defined by AS3, which is the sum of cash, bank and cash equivalents. Okay? आपने कैश फ्लो का मीनिंग समझा आपको? कैश फ्लो मतलब इनफ्लो आउटफ्लो. अभी कैश फ्लो हो गया, अभी मूवमेंट इन कैश देखो क्या है. मेरे पास कैश नहीं थी, मैंने विड्रॉ की कैश, कहाँ से? एटीएम से. सो आपका बैंक बैलेंस कम हुआ एंड कैश इन है बढ़ गया. तो ये फ्लो हुआ, कुछ बढ़ गया कैश, या इट्स अ मूवमेंट इन कैश? मूवमेंट इन कैश. एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शन इज डेप्रिसिएशन. ओके. हाँ, तो सारे कॉन्ट्रा एंट्रीज आर. हाँ, आता कॉन्ट्रा एंट्री काय आहे? तर कॅश डिपॉझिटेड इन बँक, सो बँक अकाउंट डेबिट टू कॅश. ओके. कॅश विड्रॉन फ्रॉम बँक, कॅश अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. सो ऑल दोज कॉन्ट्रा एंट्रीज मूवमेंट इन कैश. आपने इन्वेस्टमेंट किया शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड में, तो फ्लो हो गया. कहाँ से? इधर का सिर्फ उधर गया ना. ओके. मराठी में ताटातलं वाटीत आणि वाटीतलं ताटात. ओके. सो कुछ बढ़ नहीं गया, इधर का उधर कर दिया. ओके. सो वो मूवमेंट इन कैश हो गया. सो एग्जाम्पल्स देखो क्या है. फॉर एग्जाम्पल, एक्विजिशन ऑफ कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक आर नॉट कैश फ्लोज. सो कैश फ्लोज कौन से होने चाहिए? आइदर उससे कैश बढ़ेगी या कम होगी. ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो. इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट अ चेंज इन कैश डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई कैश फ्लो. फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज एन एंटरप्राइज हैज अ बैंक बैलेंस ऑफ USD 10,000 stated in the books at rupees 4,90,000 using the rate of exchange rupees 49 per USD prevailing on the date of receipt of dollars. तो एक एंटरप्राइज के पास बैंक बैलेंस कितना है? कितने डॉलर्स है? $10,000. एंड जिस दिन उसको $10,000 मिले उस दिन रेट चल रहा था 49 रुपीज़ पर डॉलर. सो इसलिए रुपीज़ में कितना हुआ था वो? 4,90,000. इफ द क्लोजिंग रेट ऑफ एक्सचेंज इज रुपीज़ 50 पर USD, द बैंक बैलेंस विल बी रीस्टेटेड एट 5 lakh on the balance sheet date. The increase is however not a cash flow. 10,000 की कैश बढ़ गई नहीं, इट्स जस्ट अ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट. उसकी वजह से क्या हुआ है? उसकी वजह से बैलेंस बढ़ गया. अभी ये किसको समझेगा? कॉमर्स के स्टूडेंट को, CA स्टूडेंट को ही समझेगा. आपके साइंस और आर्ट्स वाले फ्रेंड को क्या लगेगा? अरे 10,000 से बढ़ गया कैश. तो आप बताओगे नहीं, वो वैसे नहीं होता है. वो बिकॉज ऑफ फॉरेन करेंसी रेट एक्सचेंज की वजह से वो 4,90,000 का 5 lakh हुआ है. ओके. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ने होते हैं उसके लिए मेरे पास आ जाओ, मेरी कंसल्टेंसी लो. ओके. सिर्फ आप ऐसे डिफरेंस देख के मत लगा हाँ हो गया 10,000 बढ़ गया, ऐसे नहीं है. तो वो कैश फ्लो है क्या? नहीं. सो दस द इंक्रीज इज हाउएवर नॉट अ कैश फ्लो because neither there is any cash inflow nor there is any cash outflow. So meaning अभी किसका देखा हमने? कैश फ्लो का. अभी टाइप्स ऑफ कैश फ्लो कितने एक्टिविटीज है? 3. ओके. सो कैश फ्लोज फॉर एन एंटरप्राइज ऑकर्स इन वेरियस वेज. एग्जाम्पल, थ्रू ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस, बाय बोरोइंग और रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, और बाय एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. The implication of each type of cash flow is clearly different. Implication मतलब इफेक्ट, परिणाम. हर एक का इफेक्ट अलग है. कैसे देखो? एग्जाम्पल, कैश रिसीव्ड
on disposal of a useful fixed asset is likely to have adverse effect on future performance of the enterprise. आपके पास वो यूजफुल एसेट है, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, ओके, जिसमें एक एसी है, एयर कंडीशन, विच इज़ यूजफुल फॉर यू, बट आपको वो सेल करना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है. जब पैसे नहीं होते तो एसेट सेल करना स्टार्ट करते हैं, गोल्ड वगैरह सेल करना स्टार्ट होता है. तो अगर किसी एंटरप्राइज को कैश रिसीव हुआ, वाई? बिकॉज ऑफ डिस्पोजल ऑफ अ यूजफुल फिक्स एसेट, इट हैज़ अ गुड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट. पॉजिटिव इफेक्ट है, एडवर्स है कि यूजफुल एसेट को आपको सेल करके पैसे लाने पड़ रहे हैं. ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, आपके पास एक्स्ट्रा के एयर कंडीशंस पड़े हुए हैं, वो सेल करके कैश आ रही है. एनी एडवर्स इफेक्ट? नो. ओके, सो सिर्फ आपको देखना है क्या रहे, एसेट सेल कर दिया और पैसे आ गए, पैसे आ गए. सो हमेशा पैसे आ गए अच्छा नहीं होगा. देयर मे बी एडवर्स इफेक्ट बिकॉज आप क्या कर रहे हो, यूजफुल फिक्स जो यूज कर रहे थे बिजनेस में उसको ही सेल कर रहे हो आप. ठीक है. सो इसलिए हर टाइप ऑफ कैश फ्लो का जो इम्पैक्ट है वो अलग होने वाला है. इसलिए उसको 3 एक्टिविटीज़ में आपको डिवाइड करना पड़ेगा. नहीं तो इजी था, फिर क्या मैम कैश अकाउंट ही बनाते ना, यहाँ पर रिसीट उधर पेमेंट्स हो गया, इतना क्यों करना है. तो एनालिसिस के लिए इतना टाइप्स में आपको करना पड़ेगा. So it will have a adverse effect on future performance of the enterprise and it is completely different from the cash received through operating income और cash received through borrowing. हर एक का मीनिंग अलग है. Cash received from disposal of useful fixed asset, cash received from operating income and cash received from borrowings. आपको लोन लेना पड़ा, तीनों से जो कैश आएगा उसका इम्पैक्ट अलग है. इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे रिसीट्स पेमेंट्स दिखा के नहीं चलेगा. या आप 3 एक्टिविटीज़ में कैश फ्लोज को क्लासीफाई करोगे तो ही समझेगा क्या चल रहा है बिजनेस में. सो इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट इम्प्लीकेशंस ऑफ ईच कैश फ्लो टाइप्स आर इंटर रिलेटेड. आपको पैसे ज़्यादा हुए तो ही आप इन्वेस्ट करोगे, करेक्ट. उसके साथ आपको पैसे, अच्छा परफॉर्मेंस आपका है तो आप ब्रांचेस बढ़ाओगे तो आपको और लोन लगेगा. मतलब सारे इंटर रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल, बोरोड कैश यूज्ड फॉर मीटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज नॉट सेम एज बोरोड कैश यूज्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ यूजफुल फिक्स एसेट. सो जो बोरोड कैश है आइडियली किसके लिए यूज होनी चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए. मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आप लोन लेते हो क्या, आपको पेट्रोल फिल करना है, आपको रिचार्ज करना है, इसके लिए आपको लोन लग रहा है. तो अगर किसी को उसके लिए भी लोन लग रहा है तो फाइनेंशियल कंडीशन एडवर्स है. सो स्टडी कैसे करना है समझा. बट आपको फॉर एग्जाम्पल आईफोन लेटेस्ट लेना है, उसके लिए आपने लोन लिया तो ओके है, ओके. बट नीचे जाके कॉफ़ी पीने के लिए भी लोन लग रहा है तो एडवर्स है. ओके. सो कैसे इंटरडिपेंडेंट है समझ में आ गया. स्टडी कैसे करना है समझा. सो फॉर द अफॉरसेड रीजंस द स्टैंडर्ड आइडेंटिफाइज 3 टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. सेपरेट प्रेजेंटेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ कैश फ्लो इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इम्प्रूव्स द यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो इंफॉर्मेशन. सो जब आप सेपरेटली दिखाओगे तो ही वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, तो ही आप इतना स्टडी कर सकते हो. अदरवाइज तो क्या रिसीट पेमेंट है ही, फिर आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही बनाओ ना, A3 लगेगा ही नहीं फिर. द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर कैश फ्लोज जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और बाय अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन है, डे टू डे ऑपरेशन से जो है, नहीं तो जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है वो ऑपरेटिंग है. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज. सो CA फर्म के लिए कंसल्टेंसी फीस क्या है, ऑपरेटिंग.
प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी उनकी कंसल्टेंसी देना ही है। रेस्टोरेंट के लिए क्या है? सेल ऑफ फूड। सो आपको समझ में आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। सो एग्जाम्पल इंक्लूड्स कैश परचेस, सेल ऑफ गुड्स, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स फॉर गुड्स मतलब रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स मतलब पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ सैलरीज वेजेस, सैलरी पेड, वेजेस पेड, रेंट पेड, रिपेयर्स मेंटेनेंस। तो ये सब ऑपरेटिंग में आ गया। अभी सेकेंड इन्वेस्टिंग में क्या होगा? द इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज आर द कैश फ्लोज जनरेटेड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट में कौन से इन्वेस्टमेंट है? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड मैच्योर्ड विद इन 3 months सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। अगर वैसी वाली इन्वेस्टमेंट है तो वो कैश इक्विवेलेंट है। बाकी सारे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप ले सकते हो। एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ एसी, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी मतलब पूरी एसेट साइड। इन शॉर्ट एसेट साइड का सेल या परचेस हुआ, बैलेंस शीट का एसेट साइड, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। करेक्ट। सो द एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज इंक्लूड कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड, ये क्या 2 बार हो गया क्या? द एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज इंक्लूड कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड। ओके। रिसीट्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट सेल करके जो पैसे आएंगे। लोन गिवन टू और रिकवर्ड फ्रॉम अदर एंटिटीज अदर देन लोन बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। सो आपने लोन दिया है एम्प्लॉयज़ को या एडवांस दिया है आपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आप उनको इंटरेस्ट लगाओगे ना, इंटरेस्ट अर्न करोगे। ठीक है। सो लोन गिवन टू और रिकवर्ड फ्रॉम अदर एंटिटीज। सो एम्प्लॉयज़ का ऑपरेटिंग में आता है एक्चुअली। ओके। लोन गिवन टू अदर पार्टीज अदर देन एम्प्लॉयज़, तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा। एंड अदर देन लोन्स बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, क्योंकि फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस का प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या है? लोन देना। तो उनके लिए वो क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन फाइनेंस एंटरप्राइजेस के लिए वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लोन देना, क्योंकि हर रोज वो वही काम नहीं कर रहे, कभी कभार कर रहे और उससे वो इंटरेस्ट कमाएंगे। एंड नेक्स्ट पेमेंट्स टू एक्वायर फिक्स एसेट्स। ओके। जैसे अभी ए और बी रिसीट वाला हुआ, उसके ही अभी अपोजिट पेमेंट कैश आउटफ्लो देखो। सेल ऑफ एसेट इज कैश इनफ्लो, एक्विजिशन ऑफ एसेट इज कैश आउटफ्लो, लोन देना आउटफ्लो एंड इनफ्लो इज हाँ रिकवरी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्नड, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई ना। आपने इन्वेस्टमेंट की तो इंटरेस्ट मिलेगा, आपने इन्वेस्टमेंट की शेयर्स में तो ही डिविडेंड मिलेगा। बट अदर देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज, क्योंकि उनके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो वही करते हैं ना क्योंकि काम। अगर देखो मुथूट फाइनेंस ने बहुत सारा पैसा लेके रखा है लोन पे और उनको अभी तक कस्टमर्स नहीं मिले, तो वो उस अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे और उससे पैसे कमाएंगे। आपको नहीं चाहिए तो इधर से इंटरेस्ट कमाओ। ओके। सो उनके लिए यही काम है। तो फाइनेंस एंटरप्राइजेस के लिए वही ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बाकी लोगों के लिए वो इन्वेस्टिंग हो गए। एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लो क्या होगा फिर? फाइनेंसिंग कैश फ्लोज आर कैश फ्लोज जनरेटेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट रिजल्ट्स in changes in the size and composition of the owner's capital, including preference share capital in case of company and borrowings of the enterprises. So जो भी ओनर्स कैपिटल है, याद आ रहा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स। ओके। उसके साइज में चेंज हुआ मतलब क्या होगा? हाँ, आइदर बढ़ जाएगा या कम होगा, इतना ही होगा ना। ओके।
तो दैट इज चेंज इन साइज. सो बढ़ेगा कब? और लोन लोगे तो बढ़ जाएगा, रीपेमेंट करोगे तो कम होगा. साइज एंड कंपोजिशन. कंपोजिशन में चेंज कब होगा? आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया, कैसे? शेयर्स इशू करके, तो वो कंपोजिशन चेंज हो गया. ठीक है. सो ऐसे अगर किस में चेंज होना चाहिए? चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज. तो वो कौन सी एक्टिविटी हुई? फाइनेंसिंग. एग्जाम्पल्स इंक्लूड इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. मतलब रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट. इशू ऑफ शेयर्स आपने एंट्रीज कहाँ पर सीखे हैं? फाउंडेशन में भी थे. इशू ऑफ शेयर्स के एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल. हाँ. रिडम्पशन के कहाँ पर सीखोगे? रीपेमेंट सीखोगे ही नहीं. जब आप इंटर में आ गए ना तब वो चैप्टर्स फाउंडेशन में गए. तो अभी आपको सीखने ही नहीं है वो. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये चैप्टर्स पहले इंटर में थे. अभी 15 चैप्टर्स हमने देखे, उसमें था क्या? ये सिर्फ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज था. बायबैक मतलब फिर से लेना. बायबैक इक्विटी शेयर्स का होता है, एंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स का क्या होता है? रिडम्पशन. तो वो 2 चैप्टर्स गए. तो आप इंटर पे आ गए और वो फाउंडेशन है, तो सीखना ही नहीं है अभी. ठीक है. सो रीपेमेंट हुआ ना, मतलब क्या हो गया? पैसे देना पड़ रहा है. एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव कौन से एक्टिविटी में आया था? इन्वेस्टिंग इनकम. एंड जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, डिविडेंड पे कर रहे हो, तो फाइनेंसिंग. इंटरेस्ट किसको दोगे? जिसने आपको लोन दिया है, या आपने डिबेंचर्स इशू किए तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. सो इशू ऑफ डिबेंचर्स, बोरोइंग्स, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना. सो आपने डिबेंचर्स इशू किए तो ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. एंड आपको इंटरेस्ट कब रिसीव होगा? अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो. ओके. सो इंटरेस्ट रिसीव, इन्वेस्टिंग. डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्टिंग. इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग. डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग. डिविडेंड आपको कब पे करना पड़ेगा? अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं तो. इशू ऑफ शेयर्स कहाँ पर है? तो शेयर्स इशू किए तो करो पे अभी डिविडेंड. इसलिए वो भी कहाँ पर आता है? फाइनेंसिंग में. ओके. 2.6.1 पे आ जाओ. देखो आपको समझ में आ रहा है क्या? क्यों? लोन्स एंड एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न्ड. किसको लोन दिया है? ए में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में. मतलब जिनका बिजनेस ही क्या है? लोन देना, इंटरेस्ट कमाना, लोन देना, इंटरेस्ट कमाना. तो उनके लिए वो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए ना. एंड बी में कौन है? लोन्स एंड एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन देम आर इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज. थर्ड में देखो, लोन एंड एडवांस किसको दिया है? सब्सिडियरीज को दिया है. सब्सिडियरी कंपनी को. आप होल्डिंग कंपनी हो, आपने किसको लोन दिया? सब्सिडियरी कंपनी को. एंड उससे भी इंटरेस्ट लेना है. सब्सिडियरी इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेना है, ऐसे नहीं. बिजनेस अलग, रिलेशन. सो इंटरेस्ट अर्न किया ऑन देम, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई. इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फॉर ऑल एंटरप्राइजेस. क्योंकि आपने किसको दिया था लोन? सब्सिडियरी को. एंड सब्सिडियरी इज योर इन्वेस्टमेंट ना. आपका होल्डिंग मतलब कितना परसेंटेज चाहिए इन्वेस्टमेंट? मोर देन एग्जैक्ट 50 है तो हाँ करेक्ट. देन डी, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू एम्प्लॉइज. ये मैंने बताया था. एंड इंटरेस्ट ऑन देम आर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज. एंड फॉर ऑल एंटरप्राइजेस. हाँ, सब्सिडियरी का भी फॉर ऑल एंटरप्राइजेस, क्योंकि
फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेस ने भी अगर लोन दिया उसके सब्सिडियरी को तो वो इन्वेस्टिंग हो गया उनके लिए भी। एंड फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस ने उनके एम्प्लॉयज़ को लोन दिया तो उनके लिए भी वो ऑपरेटिंग है। ओके, सो ऑल एंटरप्राइजेस कहाँ पर लिखा है देखा क्या आपने? हाँ करेक्ट, मतलब लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू सब्सिडियरीज वो इन्वेस्टिंग हो गया, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू एम्प्लॉयज वो ऑपरेटिंग हुआ, एंड एडवांस पेमेंट टू सप्लायर्स एंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन देम आर ऑपरेटिंग। सप्लायर को एडवांस दिया है तो उससे भी इंटरेस्ट कमाओ ना, कि आपने अभी तक हमें गुड्स नहीं दिए, पैसे दे के रखा है 1 महीना पहले, तो 1 महीने का इंटरेस्ट दो, तो वो भी क्या हो गया? ऑपरेटिंग फॉर ऑल एंटरप्राइजेस। एंड लास्ट वन इज इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम कस्टमर्स, क्यों? फॉर लेट पेमेंट आर ऑपरेटिंग। कैश फ्लोज फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए वो क्या होगा? उनके लिए भी ऑपरेटिंग ही है ना। हाँ, सो ये हमने देखा लोन्स एंड एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न। आपको होमवर्क के लिए क्या करना है? लोन्स एंड एडवांसेस, लोन टेकन एंड इंटरेस्ट पेड, एंड और एक करना है इन्वेस्टमेंट मेड, डिविडेंड अर्न, डिविडेंड पेड। यहाँ तक इनकम टैक्स से नहीं करना है, सिर्फ आपको डिविडेंड पेड तक करना है। मतलब रीड करके आना है डायरेक्टली, कल मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ उसके ऊपर, क्योंकि लॉजिकल है वो। ओके, सो होमवर्क में हाईलाइटेड पार्ट रिवाइज करो, वो सॉल्व करो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 करेक्ट, एंड रिवीजन प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10, एंड ये आगे का कहाँ तक? डिविडेंड पेड। आपको नीचे से एक बड़ी लिस्ट दिख रही है क्या किधर? और उसको उन्होंने, हाँ, इलस्ट्रेशन 1 आपको करना है। इसको सिर्फ डिवाइड करते जाना है। परचेस ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग है, कैश सेल्स ऑपरेटिंग है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइनेंसिंग है। ऐसे ट्राई करो, ये कल हम क्लास में करने वाले। एंड कुछ कैश इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं इसमें, वो ऑपरेटिंग भी नहीं, इन्वेस्टिंग भी नहीं, फाइनेंसिंग भी नहीं, वो कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है, सो ये भी होमवर्क में मैंने ऐड किया है। हाँ, डिविडेंड पेड तक एंड इलस्ट्रेशन 1 एक्चुअल सॉल्व करना है, मतलब वो लिखना है कैश परचेसेस एंड उसके सामने हाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, कैश परचेसेस आउटफ्लो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इतना डिटेल लिखो। एंड कैश सेल इज इनफ्लो अंडर। अब इनफ्लो आउटफ्लो तो समझेगा आपको।